नमस्कार, मैं हूँ कैलाश और स्वागत है आपका कैलाश की कक्षा में। इस वीकली करंट अफ़ेयर्स में हम लोग 15 जनवरी 2026 से लेकर के 21 जनवरी 2026 तक के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, पर्यावरण का जो नोबेल है, जिसे हम कहते हैं टाइलर पुरस्कार, 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है टोबी केयर्स। टाइलर प्राइज़ फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट 2026 अवॉर्डेड टू डॉक्टर टोबी केयर्स, शी इज़। तो इसे ग्रीन नोबेल भी कहते हैं। 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। धनराशि जो है वो 2.5 लाख डॉलर दिया जाता है और कौन देती है इसे? साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी इस अवार्ड को देती है। पर्यावरण के क्षेत्र में जो भी असाधारण काम करने वाले होते हैं, उनको ये दिया जाता है और अमेरिका के बायोलॉजिस्ट हैं टॉबी केयर्स को ज़मीन के नीचे फंगल कवक नेटवर्क की खोज और उनके पर्यावरणीय महत्व को समझाने के लिए, इससे कार्बन को रोकने और जलवायु को ठंडा रखने में मदद मिलती है, इसलिए इनको ये दिया गया है। ठीक है, किनको दिया गया है? ये पर्यावरण का जो है एनवायरनमेंट नोबेल जिसे कहते हैं टाइलर पुरस्कार, टोबी केयर्स को दिया गया है। क्या किसी इंडियन को मिला है? बिल्कुल मिला है, 2 इंडियन को अब तक मिल चुका है। 2015 में माधव गाडगिल और 2020 में पवन सुखदेव को मिला। ये रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, पिछले वीकली करंट अफेयर्स में हमने इनके बारे में पढ़ा भी था। तो 2 लोगों को मिल चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये विदर्भ ने जीता है और विदर्भ का ये पहला टाइटल था, मेडन विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है? विदर्भ का है। तो ये विदर्भ का पहला टाइटल है, 2025-24 दिसंबर से शुरू हुआ था और 18 जनवरी तो फाइनल खेला गया है। ये 33rd एडिशन था। 38 टीमें इसमें हिस्सा लेती है, 38 1933-34 से शुरू हुआ, तब इसे रणजी वनडे ट्रॉफी कहते थे, लेकिन 2007-8 में इसका नाम चेंज करके विजय हजारे ट्रॉफी जो इंडियन टीम के एक समय के कैप्टन थे, उनके नाम पर ये ट्रॉफी रखा गया है। 2 ग्रुप में बँटा होता है, एक टीम में स्ट्रॉन्ग टीम रहती है और एक ग्रुप में कमज़ोर टीम रहती है। ठीक है? तो याद रखेंगे विदर्भ ने क्योंकि ये पहली बार टाइटल जीता है इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता विदर्भ। अगला सवाल है हाल ही में किसे नया सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, वो है प्रवीण वशिष्ठ। ठीक है? ही इज़ प्रवीण वशिष्ठ, इंडियन पुलिस ऑफिसर एट बिहार कैडर के हैं। अब देखिए इसमें एक्चुअली जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ना, 3 मेंबर बॉडी होती है, सेम यहाँ भी होता है, जिसमें मेन होते हैं एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर और उनके हेल्प करने के लिए 2 जो होते हैं वो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर और 2 विजिलेंस कमिश्नर। जैसे इलेक्शन कमीशन में होता है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर सेम उसी तरीके से है। तो ये जो हैं जिनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये चीफ विजिलेंस कमिश्नर है और उनकी हेल्प के लिए जो 2 विजिलेंस कमिश्नर हैं, उनमें से एक है एएस राजीव ही इज़ और एक जो है जिनका अभी नियुक्ति हुई है, वो है प्रवीण वशिष्ठ। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि कई लोगों को लग सकता है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की बात हो रही है या विजिलेंस कमिश्नर मैंने यहाँ पे लिखा है कि सतर्कता आयुक्त, है ना? मुख्य सतर्कता आयुक्त नहीं, सतर्कता आयुक्त। तो कौन है? प्रवीण वशिष्ठ। ठीक है? इनके बारे में जानो तो देखो, भारत सतर्कता आयोग की जो ये क्या है सर्वोच्च भ्रष्टाचारी विरोधी निकाय है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। के संथानम समिति जब बनी थी, उनकी सिफारिश पे इसको बनाया गया है। देखिए इसमें एक केंद्र सतर्कता आयुक्त होता है, 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कौन है? मुख्य सतर्कता आयुक्त या चीफ विजिलेंस ऑफिसर या विजिलेंस कमिश्नर और 2 जो है विजिलेंस कमिश्नर हैं, एएस राजीव और प्रवीण वशिष्ठ जिनकी प्रवीण वशिष्ठ अभी इनकी नियुक्ति हुई है। आई थिंक सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन-सा ऑपरेशन चलाया था? तो वो चलाया है ऑपरेशन स्वदेश। ईरान की हालात अभी ठीक नहीं है, इसलिए वहाँ पे जितने भी भारतीय हमारे जो पढ़ने गए हों या बिज़नेस करने जो भी गए हों, उनको वापस लाया गया है किस तहत? ऑपरेशन स्वदेश के तहत। ठीक है? इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन स्वदेश टू इवैक्यूएट सिटिज़न फ्रॉम ईरान। ठीक है? अगला सवाल है, हाल ही में वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार किसके साथ साझा किया है? ये नोबेल के इतिहास में शायद थोड़ा-सा मज़ाकिया चीज़ हुआ है। ये डोनाल्ड ट्रम्प को उन्होंने अपना जो नोबेल है, वो वापस कर दिया है। अब पता है कि अभी अमेरिका के हालात कैसे हैं, अमेरिका अभी डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहे हैं, तो उस बीच क्या होता है, उनको पता है सबको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प कई समय से नोबेल शांति की पुरस्कार की अपने खुद से माँग कर रहे थे, उनको दिया तो नहीं गया था, लेकिन इस बार ने जो वेनेजुएला की जो नेता थी मारिया कोरिना मचाडो, मचाडो इनका पूरा नाम है ना, मारिया कोरिना मचाडो, उनको ये नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया था, लेकिन इन्होंने भी कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रम्प को एज़ अ गिफ्ट दे दिया कह सकते हैं। वेनेजुएला नोबेल पीस प्राइज़ विनर प्रेजेंट हर मेडल टू ट्रम्प।
अगला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, जितने अपॉइंटमेंट वाले सवाल हो जाते हैं, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। डीजी पूछ रहा है किसके आईटीबीपी की, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, उसके कौन बने हैं? तो शत्रुजीत सिंह कपूर अज़्यूम चार्ज एज़ अ डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी, ठीक है? हरियाणा के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, उनको बनाया गया है और प्रवीण कुमार को बीएसएफ और राकेश अग्रवाल को एनआईए का बनाया गया। एनआईए के बने हैं कौन? राकेश अग्रवाल और बीएसएफ के कौन बने हैं? प्रवीण कुमार, याद रखेंगे तीनों न्यू अपॉइंटमेंट अभी रिसेंटली हुआ है। अगला सवाल है भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? चंदना सिंह चंदना सिंह, रेलवेज हाईएस्ट ऑनर ऑफ यूपी वुमेन आरपीएफ ऑफिसर हु हैज रेस्क्यूड ओवर 1500 किड्स। 1500 बच्चों को उन्होंने बचाया है, इसलिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की इंस्पेक्टर है चंदना सिंह, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। उन्होंने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत बच्चों को श्रम तस्करी से बचाने में अभूतपूर्व कार्य किया था और 2024 में 150 से अधिक बच्चों को बचाया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये पुरस्कार इन्हें दिया है। नाम याद रखेंगे चंदना सिंह। हाल ही में फिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। इसका संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से है। फिंक रिवर रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर। ऑस्ट्रेलिया की फिंक नदी को स्थानीय भाषा में लारा पिंटा भी कहते हैं। हाल ही में जो भूवैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर दुनिया की सबसे पुरानी नदी प्रणाली घोषित किया गया है, जो कि 300 से 400 मिलियन यानी 30 से 40 करोड़ साल पुरानी बताई जा रही है, जो कि डायनासोर के युग से भी पहले भी बह रही है। ये ऑस्ट्रेलिया के शुष्क इलाके से होकर के बहती है। तो फिंक रिवर कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। और एक चीज़ याद रखना है कि लोकल लैंग्वेज से लारापिंटा भी कहते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के 92nd जो शतरंज चेस के ग्रैंड मास्टर हैं, वो कौन बने हैं? वो बने हैं आर्यन वार्ष्णेय। आर्यन वार्ष्णेय बिकम इंडियाज़ 92nd चेस ग्रैंड मास्टर, ठीक है? ये इनकी तस्वीर है। देख लीजिए 21 साल के हैं, दिल्ली से हैं, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने कौन-सा स्थापना दिवस मनाया है? तो वो मनाया है 150वां स्थापना दिवस, जो कि 15 जनवरी 1875 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और मृत्युंजय महापात्रा इसके प्रमुख हैं, चीफ हैं, ठीक है? आईएमडी 150 साल। अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन, देखिए कई सारे सम्मेलन होते हैं, लेकिन इस बीच हम इस तरह के सम्मेलन को भूल जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट एग्ज़ामिनर पूछ लेते हैं, इस तरह के प्रश्नों को। तो पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल का है, ऐसा नहीं है कि नेशनल लेवल पे हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है। मसाला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये के कोच्चि में किया जाएगा, कोच्चि टू होस्ट 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस, ठीक है? ये होने वाला है अभी फरवरी के महीने में 23 से 26 को और उद्घाटन करेंगे अमिताभ कांत। अगला सवाल है, हाल ही में आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण धरती पर लौटे हैं, तो किसकी सहयोग से लौटे हैं? तो नो डाउट स्पेसएक्स का जो कमाल चल रहा है, इलॉन मस्क का, वो अभूतपूर्व है। Astronauts splashed down to Earth after medical evacuation from space station. क्रू 11 मिशन के जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, एक स्पेस स्टेशन स्पेस एक्स क्रू, ठीक है? इलॉन मस्क की ड्रैगन कैप्सूल में पैसिफिक ओशन में उतरे हैं सुरक्षित और आईएसआईएस के 25 साल के इतिहास में पहली बार मेडिकल एवैक्यूएशन यानी आपात निकासी थी, ताकि एक सदस्य का इलाज हो सके। नासा ने स्पेस एक्स की मदद से आपातकालीन वापसी की है। ये पहली बार हुआ है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के 25 साल के इतिहास में पहली बार ये देखने को मिला, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल ही में देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन-सा है जिसने सौर ऊर्जा से चलने वाला एटीएम वैन शुरू किया है? तो ये नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, त्रिपुरा जो एक ग्रामीण बैंक है, उसने ये कमाल कर दिखाया है। दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाने, इस पहल को बैंक को प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर से सम्मानित भी किया गया है। त्रिपुरा याद रखेंगे, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक फर्स्ट इन इंडिया विथ सोलर पावर्ड एटीएम वैन। भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क कहाँ स्थापित होगा? चेन्नई में होगा। तमिलनाडु सर्वम एआई इंक एमओयू टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट 10,000 करोड़ सॉवरेन एआई पार्क। तमिलनाडु सरकार ने इसके लिए सर्वम एआई के साथ समझौता किया है। 10,000 करोड़ रुपए इसमें निवेश होंगे। 5 साल में ये तैयार होगा। उद्देश्य क्या है? भारत के भीतर ही नियंत्रित, प्रशिक्षित और उपयोग की जाने वाली एआई का निर्माण करना, जिससे विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम हो। जो हम फॉरेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इसका बनाया जा रहा है, जो कि 5 साल में बन के तैयार होगा। अगला इम्पोर्टेंट सवाल है, ब्रिक्स समिट 2026 कौन-सा देश होस्ट कर रहा है?
तो ये अपना प्यारा भारत इंडिया कर रहा है और उस बीच ये लोगो भी आप देखेंगे कि लॉन्च हुआ था। इंडियाज़ ब्रिक्स चेयरमैनशिप इन 2026 लीडरशिप इन टाइम्स ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी। तो ये भारत चौथी बार कर रहा है। इससे पहले कब-कब किया 2012 में, 2016 में, 2021 में। इससे पहला वाला जो था ये अच्छा 18वाँ एडिशन है ना? 18वाँ मतलब होस्ट हो रहा है। 17वाँ ब्राज़ील ने किया था। लोगो और थीम लॉन्च हुआ। इसका लोगो कमल के फूल से प्रेरित है, जो विविधता में एकता को दर्शाता है। इसमें सभी ब्रिक्स सदस्य देशों के झंडे के रंग जो हैं वो शामिल है। हाल ही में ऊतक गूस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया भई लद्दाख में। ये शांति, समृद्धि और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसमें बौद्ध भिक्षु रंगीन मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं, जिसे स्थानीय रूप से चम्स कहा जाता है। तो लद्दाख में मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में सिकल सेल एनीमिया के लिए सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है, उसके लिए विशेष स्क्रीनिंग अभियान जिसका नाम है अरुणोदय, किसने शुरू किया है? तो ये शुरू करने वाला राज्य है महाराष्ट्र लॉन्चेस अरुणोदय मिशन फॉर स्टेट वाइड सिकल सेल एनीमिया। टारगेट क्या है? 2047 तक भारत से इस बीमारी को समाप्त करना है। सिकल सेल रोग शीघ्र पता लगाना है, उपचार करने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। आपको बता दूं कि 19 जून को पूरी दुनिया में विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 जून पूछ सकते हैं, याद रखिए। ठीक है, बहुत ही बेकार ये बीमारी है। एक जेनेटिक रक्त विकार है, जो हीमोग्लोबिन जीन में बदलाव के कारण होता है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएँ गोल होने के बजाय हँसिया के आकार की होती है। मतलब हम लोग जो आरबीसी है कुछ ऐसा होता है ना, उस केस में क्या होता है तो जो हँसिया होता है ना, इस टाइप का हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन ले जाने में अक्षम होती है और ये बहुत ही दर्दनाक बीमारी ये है। किसी को ना हो तो बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ विकसित किया जा रहा है? ग्रीन अमोनिया प्लांट विकसित कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। नायडू टू लॉन्च वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट इन काकीनाडा। काकीनाडा यानी आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया जा रहा है। भारत का पहला है और साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्लांट है। विकासकर्ता कौन होंगे जो बना रहे हैं? एएम ग्रीन और ग्रीन को ग्रुप बी का भी ग्रीन को जो एक ग्रुप है वो भी हिस्सा होगा इसका। हाल ही में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदल करके डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की है, किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम जो है वो चेंज किया गया है, वो मध्य प्रदेश में है। अब विष्णुधर जो हैं, एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। 1957 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी और भीमबेटका इसी रातापानी टाइगर रिजर्व के जंगलों में स्थित है। श्रीधर को भारत में शैल कला का अध्ययन का जनक भी माना जाता है। इसी वजह से क्या किया जा रहा है, उनके नाम पे दिया जा रहा है, उनको सम्मान दिया जा रहा है। 1975 में श्रीधर जी को पद्मश्री मिला था। रातापानी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है, उसमें स्थित है। रातापानी इम्पोर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? भारत 80वें नंबर पर पहुँच गया है। टॉप में कौन है? सिंगापुर है। सबसे लास्ट में कौन है? अफ़गानिस्तान में है। और पिछले साल भारत का रैंक था 85, अभी भारत ने थोड़ा-सा अच्छा करके 5 कदम आगे बढ़ के 80 पे पहुँच चुका है। 80वां स्थान पिछला 85 का था। भारत जो है 55 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकता है, 55। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये बता रहा है कि कितना पावरफुल है आपका पासपोर्ट। सिंगापुर टॉप में है, यानी 192 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। अगर किसी के पास सिंगापुर का पासपोर्ट है, तो इतने देशों में, ऑलमोस्ट सभी देशों में क्या कर सकते हैं? बिना वीज़ा के जाया जा सकता है। हमारा देश, हमारा भारत 55 देशों में ही जा सकते हैं। ठीक है? उम्मीद करेंगे कि रैंकिंग में और सुधार हो। हाल ही में दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं पवन कल्याण, जो कि साउथ सिनेमा के एक्टर फ्रॉम पॉलिटिक्स टू मार्शल आर्ट। पवन कल्याण बिकम फर्स्ट समुराई फ्रॉम आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारतीय अभिनेता है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है पवन कल्याण। ये जो प्राचीन जापानी तलवारबाजी परंपरा है, केंजुसु में दीक्षित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्हें कामयाबी उन्हें 3 दशकों तक ट्रेनिंग करने के बाद मिली है। ये एक्चुअली बोलते हैं जापानीज़ लोगों को ही मिलता है। जापान के अलावा अगर किसी को मिल रहा है मतलब बहुत ही अलग है वो। मतलब इनके पास सचमुच कुछ अलग टैलेंट है, इस वजह से ये इनको दिया गया है। याद रखेंगे पवन कल्याण। हम लोग फटाफट स्पीड से चलेंगे। 48 क्वेश्चन कुछ हैं इसमें। हाल ही में जनवरी 2026 में भारत, श्रीलंका और किस देश के बीच दोस्ती अभ्यास
आयोजन किया गया, तो मालदीव में किया गया। कहाँ पे किया गया? 17वाँ एडिशन था, 16 से 19 जनवरी तक किया गया। मालदीव के माले में किया गया। एक्सरसाइज दोस्ती 7 बिगिन्स इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। याद रखना, इंडिया, मालदीव एंड श्रीलंका कहाँ पे? इंडियन ओशन सिक्योरिटी के लिए किया गया है। यमन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शया मोहसिन जिंदानी। यमन अपॉइंट्स टॉप डिप्लोमेट सया मोहसिन जिंदानी एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं? हम लोग हर साल 15 जनवरी को ये मनाते हैं। बस सवाल है कि क्यों मनाते हैं? देखिए, आर्मी डे मनाने का रीजन क्या था कि हम लोग को आजादी तो 1947 में मिल गई, लेकिन आर्मी का चीफ अभी भी कोई ब्रिटिशर था। ब्रिटिशर कौन था? वो बूचर था। तो 15 जनवरी 1949 को भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने थे फील्ड मार्शल केएम करियप्पा। आजादी के 1.5 साल के बाद, स्वतंत्रता के बाद सेना पर पूर्ण नियंत्रण था और केएम करियप्पा 14 जनवरी 1953 को वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है? इसलिए हम 14 जनवरी को सशस्त्र सेवा झंडा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो 2 चीज़ें हैं। 15 जनवरी को 1949 को क्या हुआ था? भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। कौन? फील्ड मार्शल केएम करियप्पा। उससे पहले वो कोई ब्रिटिशर्स ही हेड था। तो वो एक तरीके से बूचर से इन्होंने सँभाला था। कौन? केएम करियप्पा ने। ठीक है? और 53 में ही क्या हो रहे हैं? वो रिटायर हो जा रहे हैं। तारीख क्या है? 14 जनवरी। तो इस वजह से 14 जनवरी को सशस्त्र सेवा झंडा दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, क्रोनिक किडनी डिसीज रजिस्ट्री शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन-सा है? वो है ओडिशा। ओडिशा ने काम किया है, ओडिशा टू बी फर्स्ट इन कंट्री टू प्लान क्रोनिक किडनी डिसीज रजिस्ट्री। क्या है इसका उद्देश्य? क्रोनिक जो डिसीज है, सही जानकारी जुटाना, बेहतर पॉलिसी बनाना, बीमारी की जल्द पहचान करना, लंबे समय तक इलाज करना है। डिसीज किस तरह का है? ये एक लॉन्ग टर्म किडनी की बीमारी है, जिसमें धीरे-धीरे किडनी काम करना बंद कर देती है। मुख्य कारण डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन होता है। भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने की घोषणा किसने की है? यूएसए का काम है ये, यूएसए ने घोषणा की है। अमेरिका के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जिसका उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना और चीन पर निर्भरता कम करना, उसके लिए किया गया है। भारत में जो अमेरिकी राजदूत है सर्जियो गौर, उन्होंने भारत को इसमें शामिल करने की घोषणा की है। एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है विजेंद्र सिंह को। विजेंद्र सिंह ओलंपिक मेडलिस्ट अपॉइंटेड मेंबर ऑफ एशियन बॉक्सिंग काउंसिल। एशियन बॉक्सिंग काउंसिल ऑपरेट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द बॉक्सिंग काउंसिल। जो वर्ल्ड बॉक्सिंग का है उसके एज अम्ब्रेला की तरह काम करता है कौन? एशियन बॉक्सिंग काउंसिल। ये है विजेंद्र सिंह। इस परिषद की स्थापना 1962 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? कजाकिस्तान के अस्ताना में है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, इससे भी पूछ सकता है। विजेंद्र सिंह कौन है? बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए मुक्केबाजी का पहला मेडल उन्होंने जीता था। 2006 में उन्हें अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न मिल चुका है। 2002 में 10 में पद्मश्री मिल चुका है। एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीता। 2009 में वर्ल्ड चैंपियन में ब्रॉन्ज भी वो ले चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA इरना की 16वीं बैठक कहाँ आयोजन हुआ है? अबू धाबी में हुआ है। ठीक है? अरना का अबू धाबी में हुआ। इरना का मतलब है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसकी स्थापना 2009 में हुआ था। हेडक्वार्टर अबू धाबी के यूएई में है और भारत इसका संस्थापक देश है। जब बना था तब भारत भी इसमें शामिल था। 10 से 12 जनवरी तक इसका आयोजन हुआ यूएई के अबू धाबी में। 16वां था ये। ठीक है? विश्व स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव को गति देना, मतलब जलवायु परिवर्तन को कम करना है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन घटाना है, सतत सस्टेनेबल, सेफ्टी और किफायती ऊर्जा भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए ये समिट किया गया था। हाल ही में बामनवास कांकर पंचायत का नाम है। बामनवास कांकर पंचायत किस राज्य का है? किस राज्य में? जो बताना कि पूरी तरीके से वो ग्राम पंचायत है, वो ऑर्गेनिक ग्राम पंचायत बन चुका है, जैविक पंचायत बन चुका है और वो है राजस्थान का। राजस्थान का पहली ऑर्गेनिक ग्राम पंचायत है। इसको ये मिला, रसायन मुक्त खेती हो रही है, पारिस्थितिक पशुपालन किया जा रहा है, राजस्थान में है। याद रखेंगे इसके अंदर 7 गाँव आते हैं। सभी 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाते हैं। यहाँ की इसका मतलब क्या है कि जो रासायनिक उर्वरक है, जो कीटनाशक है, उसका उपयोग नहीं किया जाता है। आपको पता होगा ऐसा जो राज्य जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक स्टेट कौन-सा था जो पहली बार था, वो था सिक्किम। ठीक है? अब धीरे-धीरे सब ऑर्गेनिक तरफ जा रहे हैं, तो पूरी तरीके से ऐसा ग्राम पंचायत जो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, ऑर्गेनिक बन चुका है, वो है राजस्थान का। क्या नाम था उसका? बामनवास कांकर। ठीक। अगला सवाल है, पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए किसे गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये माही भाई को बनाया गया है, महेंद्र सिंह धोनी जी को बनाया गया है। पुणे ग्रैंड टूर 2026 एमएस धोनी नेम्ड गुडविल एम्बेसडर फॉर इंडियाज़ फर्स्ट, पहली बार हो रहा है ना, इंटरनेशनल साइक्लिंग रोड रेस। ठीक है? ये क्या है? भारत की पहली यूसीआई
रिकॉग्नाइज्ड मल्टी स्टेज प्रोफेशनल रोड साइक्लिंग होने वाली है, 19 से 23 जनवरी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? यूसीआई ने यूनियन साइक्लिंग इंटरनेशनल ये साइक्लिंग की जो ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है, जो इंटरनेशनल साइक्लिंग इवेंट्स को मान्यता देती है, स्थापना हुआ था 1900 में और धोनी को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? अंडमान सागर में किया गया है। वैज्ञानिक तरीके से समुद्र में मछलियों और समुद्री शैवाल उगाना ताकि ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिल सके और मछुआरा को फायदा मिल सके, उसके लिए किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पहली बार ये नियुक्ति हुई है। कौन है? डीबी वेंकटेश वर्मा। ठीक है, डीबी वेंकटेश वर्मा, इनकी तस्वीर आप देख ली। इन इंडिया इन फर्स्ट इंडिया नेम्ड चेयर ऑफ यूएन बॉडी एंड डिसआर्मामेंट डिसआर्मामेंट बोलते हैं। यूएन के जो महासचिव थे एंटोनियो गुटेरेस द्वारा एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मामेंट मैटर्स यूएन के निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है और वर्मा इस संस्था के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं। इनका जो टेन्योर होगा वो 2026-27 तक होगा। स्थापना 1978 में की गई थी। उद्देश्य है शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव को विशेषज्ञ सलाह देना है। क्या होता है ये? एक विशेष स्पेशलिटी एडवाइजरी बॉडी है, जो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव होते हैं, उनको हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर सलाह देता है। अगला सवाल है सागर मैत्री नौसेना किस संगठन की एक संयुक्त पहल है? तो ये डीआरडीओ का काम है। ठीक है, डीआरडीओ। सागर मैत्री नौसेना डीआरडीओ की एक संयुक्त समुद्री पहल है। तो उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाना और समुद्री डेटा का संग्रह करना भी है। अगला सवाल है बोडा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो बोडा त्योहार मनाया जाता है हिमाचल में। हिमाचल के सिरमौर जिले में इसे मनाया जाता है। माघों का त्योहार भी कहते हैं और माघ महीने के अंत में इसको मनाया जाता है। तो हिमाचल याद रखेंगे बोडा त्योहार। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो 16 जनवरी को ये मनाया गया है स्टार्टअप, क्योंकि 2016 में सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की थी 16 जनवरी को। इसके लिए नए भारत की रीढ़ आर्थिक विकास का इंजन कहा जाता है। इस दिन मनाने का उद्देश्य क्या है? कि जो युवा प्रतिभा है उनको प्रेरित करना, जो इनोवेशन को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में स्टार्टअप की भूमिका को उजागर करना। इस वजह से 2016 में किया गया था और तब से हर साल 16 जनवरी को क्या किया जाता है? नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। अगला सवाल है कि किस क्रिकेटर को आईसीसी ने दिसंबर माह के लिए पुरुषों में मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? वो है ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंड पेसर कौन? मिचेल स्टार्क। ठीक है, मिचेल स्टार्क को चुना गया है। अब इन्होंने एशेज सीरीज में जबरदस्त गेंदबाजी की थी, इसके बाद उन्हें चुना गया है। हर मंथ का चुना जाता है मेंस और वुमेन्स दोनों में। अगला सवाल है हाल ही में भारत ओलंपिक संघ ने राष्ट्र ओलंपिक अकादमी को औपचारिक रूप से फिर से शुरू किया है। इन्हें बंद हो गया था फिर शुरू किया। इसके डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बना है गगन नारंग शूटर है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अहमदाबाद में राष्ट्र ओलंपिक अकादमी को फिर से शुरू किया है। 2018 में इसे स्थापित किया गया था, कोविड की वजह से बंद कर दिया गया था और अब फिर से इसे दोबारा शुरू किया गया। डायरेक्टर बने हैं गगन नारंग और पीटी उषा इसकी अध्यक्ष ऑलरेडी हैं। अगला एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुँचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन-सी होगी? उसका नाम है वॉयेजर 1। नासा का एक अंतरिक्ष यान है वॉयेजर 1 जो नवंबर 2026 तक पृथ्वी से 1 दिवस की दूरी तक पहुँचने वाली पहले मानव निर्मित वस्तु बन जाएगी। इस अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1 को नासा ने 1977 में लॉन्च किया था और अब तक का यह सबसे दूर गया मानव निर्मित यान है। बताइए, इतना टाइम लग गया। जो सौरमंडल से बाहर अंतरतारकीय अंतरिक्ष में है। युगांडा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वो बने हैं येवेरी मुसेवेनी। योवेरी मुसेवेनी अफ्रीका का एक देश है युगांडा। हाल ही में मकरविलुक्कू उत्सव मनाया गया। ये कहाँ पर मनाया गया? ये मनाया गया है केरल में मनाया गया है। केरल में 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति मनाया गया उसी समय मनाया जाता है, 7 दिनों तक चलता है। केरल के सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है जो कि भगवान अयप्पा को समर्पित है और भगवान अयप्पा भी किनके रूप हैं? भगवान कार्तिकेय जी के ही रूप है। ठीक है? इसे पद्म पाणि पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इलैयाराजा को सम्मानित किया गया है। महान संगीतकार इलैयाराजा को 11वें अजंता एलोरा जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2026 में प्रतिष्ठित पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और 28 जनवरी से 1 फरवरी तक ये चलेगा। मतलब किया नहीं गया है, नाम हो गया है लेकिन उनको दिया जाएगा जब ये सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, तब दिया जाएगा। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में इसका आयोजन होता है, तब उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। कोक-बरोक भाषा किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। 48वां दिवस था ये, 19 जनवरी को 1979 को कोक बरोक एक लैंग्वेज है कोक बरोक,
का संबंध किस राज्य से? त्रिपुरा से। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा के ऑफ़िशियली भाषा के रूप में पहली बार मान्यता मिली थी। एक तरह का ट्राइबल लैंग्वेज है। 19 जनवरी 1979 को ये मान्यता दिया गया था और तब से हर साल ये दिवस मना रहे हैं। हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन-सा बन गया? तो वो है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। इसे सतत कृषि, खाद्य सुरक्षा के डोमेन में चुना गया है। मतलब ये यूनिवर्सिटी ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर जो नई खेती की जो टेक्निक है, उसको डेवलप करेगा जिससे जो फार्मर्स हैं उनको क्या हो, फ़ायदा मिल सके। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी क्या है? तो जो ब्रिक्स देश जितने हैं, उनमें सबसे बड़े और बेहतर शैक्षणिक संस्थाओं का एक समूह है। इनका मकसद क्या है? मिल कर के रिसर्च करना, छात्र और शिक्षकों को एक्सचेंज प्रोग्राम चलाना, खेती-बाड़ी और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों पर साथ मिल कर के काम करना है। भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से एनसीसी गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली ऑफिसर कौन है? तो वो हैं केएस केएस सुधा, ठीक है? नाम याद रखिए केएस सुधा। हाल ही में तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया आंध्र प्रदेश के वाइज़ैक में या विशाखापट्टनम में, ठीक है? कब से कब तक? 9 जनवरी से 10 जनवरी तक मनाया गया, 9 से 10। विशाखापट्टनम के एमजीएम पार्क में उद्घाटन किया था पूर्व राष्ट्रपति जो थे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा। समुद्री विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे बनाया गया है। अगला सवाल है हाल ही में जो दिवंगत हुए हैं पूर्व भारतीय खिलाड़ी ओलंपियन दविंदर सिंह गर्चा का संबंध किस खेल से है? तो भई वो हॉकी के खिलाड़ी थे। 73 की एज में इनका निधन हो गया। 1980 के जो मॉस्को ओलंपिक में उन्होंने 8 गोल्ड किए थे। 2021 में ध्यानचंद पुरस्कार मिला जो कि खेलों में भारत का हाईएस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है और जो 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए मैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग है। ये ध्यानचंद पुरस्कार अलग है, ठीक है? अभी जो ये जो था पहले राजीव गांधी खेल रत्न था। 91, 92 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? ये जो खेल में जो परफॉर्मेंस करता है उनको ये दिया जाता है, ये अलग है। लेकिन मैं बात किया ध्यानचंद पुरस्कार जो कि खेलों में भारत के हाईएस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जिसकी स्थापना 2002 में की गई थी, ठीक है? और राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया, तो कन्फ्यूजन नहीं होना दोनों में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अलग है और ध्यानचंद पुरस्कार अलग है। अगला और अंतिम सवाल है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रेवती मोहिते डेरे हैं। एक और लास्ट सवाल ये है कि केरल का पहला तितली सैंक्चुरी कौन-सा बनाया गया है? अरलम, ठीक है? अरलम, अरलम जो तितली सेंचुरी है, केरल में है। भारत का ऐसा पहला अभयारण्य जो पूरी तरह से तितलियों के लिए समर्पित है, केरल के कुन्नूर जिले में है, जहाँ तितलियों की 266 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है। तो ये वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। पूरे जितने भी करंट अफेयर्स बनने चाहिए थे इम्पोर्टेंट, वो सारे हमने कवर कर लिए हैं, 16 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक के। थैंक यू।